नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। आज हमारे साथ चर्चा के लिए एक ऐसी शख्सियत हैं जो छात्र राजनीति से किसान राजनीति में गए और उसके बाद अब वो मेन स्ट्रीम राजनीति में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हैं अक्षांश पंडित। आपका बहुत बहुत स्वागत है अक्षांश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राणा जी, भाटी साहब। अच्छा, हम देखते हैं कि जो राजनीति की शुरुआत होती है वो छात्र राजनीति से होती है, यानी कि राजनीति के शैशव काल से आप निकले हुए हैं। किस संगठन में आप रहे हैं और किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मूल हम लोगों के मन में हम लोग कभी दलीय राजनीति पे भरोसा करने वाले लोग नहीं थे। हम लोगों ने एकाकी राजनीति पर पूरा कंसंट्रेट किया। हमारा उद्देश्य हमेशा जमीन पे काम करना रहा, चाहे मैं छात्र राजनीति में रहा हूँ और चाहे मैं किसान राजनीति में भी आया। और हम लोग हमेशा अवसरवादी न हो करके एकाकी और सामाजिक राजनीति पर जो हमारे नैतिक कर्तव्य जिन जगहों पर हम रहे, सपोज दैट हमने जब छात्र राजनीति की तो हमारी विचारधारा किसी दल पर जाकर के टिकने वाली विचारधारा नहीं रही, इसीलिए कि हम लोग किसी पर्टिकुलर संगठन की राजनीति नहीं कर पाए। वैसे भी बहुत ज्यादा विकल्प उस वक्त नहीं होते थे, एनएसयूआई और एबीवीपी पे ही हम लोग काम करते थे, राइट। लेकिन हमने एक नई धारा वहां पर चलाने का काम किया और हमने एबीवीपी या इन संगठन में भी आने से पहले हमें एक पूर्णतया शुरुआत में अपने जो छात्र हित पर या छात्रों की जो निजी समस्याएं होती थी, मैं चित्रकूट का रहने वाला था और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से छात्र नेता रहा। और आपको बता देना चाहता हूँ, ये दोनों नदी के वह फाड़ थे, चित्रकूट और भोपाल। चित्रकूट का जो रहने वाला व्यक्ति सामान्यतया लखनऊ, बनारस, प्रयागराज यहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ के छात्र, लेकिन मैं चित्रकूट से चल करके मैं भोपाल जाने का काम किया। भोपाल जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर, मेरा राजनीति का उद्देश्य किसी मलाई को लेकर के मैं राजनीति में कभी नहीं आया, क्योंकि हम लोग बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। माताजी हमारी शिक्षक रहीं, हमारे पिताजी किसान रहे और हम लोगों का जो कोई राजनीतिक इतिहास भूगोल कोई बहुत बड़ा नहीं था कि हम लोग को राजनीति के पीछे की कोई मलाई के बारे में जानकारी। हमने तो वहाँ जाने के बाद अपने साथी, अपने सहयोगियों, अपने मित्रों के बीच में उनके जो कष्टों को, उनकी निरीहता को देखा कि हकीकत में समाज में वह लोग जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या गरीब लोग हैं, जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो उनको किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ता है। हम लोग वहां से नीचे से ऊपर आए। अच्छा, छात्र राजनीति की बात करें पंडित जी, तो क्या क्या मुद्दे उस वक्त आपको दिखाई देते थे कि भाई ये परिवर्तन तो कम से कम होना चाहिए? सबसे ज्यादा उस समय का जो राजनीति का ज्वलंत मुद्दा था, वो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा था बच्चों के पास। चूंकि बड़े परिवार के लोग तो शिक्षा की व्यवस्था का अनुपालन, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था का अनुपालन आराम से कर लेते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे थे वो लोग शिक्षा का अनुपालन नहीं कर पाते थे, अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पाते थे, अच्छी चीजों को नहीं जा पाते थे। और जो सरकार के द्वारा चलाई हुई छात्रवृत्ति की स्कीमें होती थी या प्रतियोगी व्यवस्थाएं जो छात्र की होती थी, वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। और आपको बता दूं, चूंकि सरकार की जो व्यवस्थाएं थी वो सीमित होती, अगर हॉस्टल है तो एक सीमित बच्चों को ही मिल पाएगा, भोजन की व्यवस्था है एक सीमित लोगों तक ही पहुंच पाएगी, लेकिन जो बाकी बचे लोग हैं उनके लिए कौन सोचेगा? उनके लिए अक्षांश पंडित सोचेगा। जो सरकार की व्यवस्था है, जो सरकार में उन लोगों को व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उनकी व्यवस्था कौन कराएगा? उनकी व्यवस्था अक्षांश पंडित कराएगा। हम लोग कभी भी चुनाव, हम लोग इसलिए नहीं आए राजनीति में, या चूंकि हमारी हैसियत ही नहीं थी कि हम चुनाव और राजनीति के बारे में सोच सके। ये तो एक कॉर्पोरेट का मुद्दा था। आप जानते हैं कि नेताओं के बेटे ही नेता बनते हैं, किसी गरीब व्यक्ति का बेटा नेता बनने के लिए सोच भी नहीं सकता, राजनीति में आने के लिए विचार नहीं कर सकता। और हम लोग हकीकत में, हमारी 5 पीढ़ी में कोई वार्ड मेंबर ही नहीं था, तो हम कैसे सोच लेते कि हम राजनीति में आएंगे? लेकिन वो जनसमुदाय, लेकिन जो वो निरीह लोग, जब उन लोगों की मदद के लिए हम लोगों ने पहले कई लोगों के बीच में जाने का, सामाजिक लोगों के बीच भी जाने का काम किया कि हमारे आप सहयोगी हैं, आप इनकी मदद करें, ऐसी। जब हम लोगों ने देख लिया कि जो छात्र, जिसकी मदद करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, कोई संगठन नहीं थे, तो उसके बाद हम लोगों ने अपना एक स्वयं का संगठन बनाने का
हमने कहा कि जो विभिन्न विचारधारा, विभिन्न देश के लोग, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सब अपना अपना नारा बता रही है और हमको अपने नारे में ले जाने की बात करती है, तो उस नारे पे हम कैसे चल पाएंगे जब तक हमारी मूल समस्या, हमारे मूल मुद्दों पर जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ जाएंगे। यानी पहले आप विद्यार्थी परिषद में थे, उसके बाद आपने खुद का हाँ, हमने शुरुआत और विचार से ही हमारी राजनीति होगी। हमारा मूल उद्देश्य हमेशा से इस बात का रहा कि हम लोग मूल तरीके से हम लोग एक चीज पर काम करेंगे, वो था कि जो हमारे शोषित वंचित जो हमारे भाई थे, जिन लोगों ने हमको यहाँ तक ले जाने पर अपनी भूमिका पर काम किया है, हम लोगों ने उनके साथ मिलकर के उनकी हर समस्याओं को कंधे से कंधा मिला करके जब काम किया, जब कई वर्षों तक साथ हुआ, तब लोगों ने हम लोगों के साथ विश्वास अपनाया और लोगों ने इस चीज को कहा कि नहीं, ये हमारा नेता है। हमने किसी को, चूंकि हम उस हैसियत के ही व्यक्ति नहीं थे, हमने एक भारी संख्या में ब्लड कैंप लगवाए, हमने भारी संख्या में लोगों की मदद की। जिन गरीब बहनों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता था, जिनके पास रहने के लिए पैसा नहीं होता था, चंदे के माध्यम से हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, हम लोगों ने एक फंड रिलीज किया, एक फंड का बनाया, उनके मद अलग अलग बनाए कि जिन लोगों के पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, कुछ जगहों पे अपने गरीब साथियों को, अपनी बहनों को, उन लोगों के लिए रहने की, भोजन की, और जब तक वो तैयारी करना चाहता था उसकी तैयारी में भी विभिन्न कई बार सरकारी योजनाओं की मदद भी दिलाने की कोशिश की। तो इस तरीके के जो जमीन के काम थे, जिन पे किसी राजनीतिक दल की नजरें भी नहीं थी, हम लोग वहां जाकर के कर्म करने का काम किया। अच्छा, आपने शोषित वंचित छात्रों की बात की। देखिए, अभी जिस तरह से हम जिस दौर में जी रहे हैं, यहाँ पर सामाजिक रूप से ही शोषित और वंचित जो लोग हैं उनके लिए तो आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोग तो हर वर्ग में होते हैं। तो क्या कभी उनके लिए कुछ आपके जो छात्र संगठन था उसकी तरफ से किया? आज आपको मैं जानकारी के लिए बात बता दूं, इधर 5-6 साल से तो मैं जानने लगा कि ये जाति क्या होती है, समाज क्या होता है और दुनियादारी क्या होती है। हमारी जाति एक थी कि हम छात्र थे और हमारा जो जीवन जीने की व्यवस्था थी वो एक थी कि हमारी जाति भी हकीकत में केवल एक थी कि हम छात्र हैं, और हमारे समाज में खड़े हुए वो लोग जो पढ़ने यहाँ आए हैं और जो भी परेशान है, चूंकि उन परेशानियों को झेल करके आगे आया था, उस समस्या को जानता था कि समस्या किस प्रकार की होती। तो मैं इस चीज को जानता था और मैं इस चीज को समझता था कि पूरा प्रयास रहता था, चूंकि जहां हम लोग पढ़ते थे वहीं मेडिकल कॉलेज भी था। अब जब आप जीवन में जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति होता है, जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, हम लोग उसी समाज से आए हैं, हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता था, हमारे परिवार के लोगों को जब दवा कराने भी जाना होता था ना, तो कोई दवा कराने में भी डॉक्टर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करता था। तो हम जब देखते थे मेडिकल कॉलेज में, तो हम लोग ब्लड कैंप लगाते थे और हॉस्पिटल से भेज दिया जाता था, जाओ हॉस्टल चले जाओ, वहां से जाकर के तुम्हारे पास खून नहीं है तो वो लोग हॉस्टल के बच्चे खून दे देने का काम करेंगे। तो इस तरीके की विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाओं पे हम लोगों की काम होता था, और वो काम हमने कोई अलग से स्पेशल काम नहीं किए, ये वही समाज के काम थे जिनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और हमको उसका दर्द महसूस हो रहा था, तब हम लोगों ने वो काम किया। और कंटिन्यूटी में, अच्छा पैसा कोई, हम लोग हमेशा से जब छात्र राजनीति रही हो, किसान राजनीति में, हम लोग हमेशा राजनीतिक संगठन थे, पैसा हमारे पास होना कोई व्यवस्था ही नहीं थी हमारे पास। अच्छा, चलिए, आपने छात्र राजनीति की, और छात्र राजनीति में मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा जाति का कुछ नहीं, वो होता भी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इन दिनों यूजीसी पर आपकी क्या राय है? जो यूजीसी ने अपनी नई गाइडलाइंस बनाई है उसमें तो बिल्कुल छात्रों को बांट दिया गया है और तय कर दिया गया है कि स्वर्ण समाज के जो छात्र हैं वो ही दोषी हैं। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस चीज को, यूजीसी का एक मुद्दा जिसको मतलब ये देश का राष्ट्रव्यापी मुद्दा हो चुका है। अगर हम लोग इसको बहुत करीब से समझें, थोड़ा सा इनमें नियमों में संशोधन कर दिया गया और चीजों को बहुत इम्प्रूव कर दिया गया कि ऐसा होगा वैसा, लेकिन आप राणा जी, आप भी चूंकि छात्र रहे हैं, तो भाटी साहब आपने इस चीज को महसूस किया होगा, इस तरीके के बहुत ढेर सारे सेल विश्वविद्यालयों में शुरू से बनते चले आए कि दलित समाज के व्यक्ति को अपनी किसी प्रकार की बात करनी है तो एक सेल होता था अपनी अलग से अपनी समस्याओं के लिए। सरकार हमेशा से चिंतित रही है कि भाई विचार, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल वे पे बात बता दूं, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय का छात्र रहा, विश्वविद्यालय से पढ़ करके मैं निकला हूं और कॉलेज में हम लोग सब साथ रहे, हम लोगों को हमारे साथ
SC बिरादरी के लोग, ST बिरादरी के, चूंकि मध्य प्रदेश ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर आदिवासी, मेरा मित्र था पवन वी के नाम था, मेरे साथ सहयोगी के रूप में मेरी हॉस्टल की कलीग थी किरण धुर्वे, हम लोग सब साथ पढ़ते थे। मतलब आप मानते हैं कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं इनसे दूरियां बढ़ेंगी? 100% बढ़ेंगी। और एक चीज ये भी मैं बताना चाहता हूं, सरकार को भी जैसे निर्णय लेती है ना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हकीकत यह है कि उनके पास तो पूरे देश के काम है, जो उनकी सलाहकार टीम है ना, वो इतनी गड़बड़ टीम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो एक बड़ी छवि है उसको 1 मिनट में इतना बड़ा उनका नाम है देश में, हकीकत में चौथे स्तंभ के लोगों के लिए भी या पंक्ति में चौथे लोगों के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत ढेर सारी चीजें सोचते हैं। ये आरोप इस तरह के राहुल गांधी के ऊपर लगते थे कि उनकी सलाहकार समिति में लोग गड़बड़ करते हैं, कहीं उधर से ट्रांसफर होके तो लोग इधर नहीं आ रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी या उस विचारधारा पे काम करते थे, आज आप भी समझ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा प्रोफेशनल पार्टी बना दिया गया। आज वो लोग जो हमारी मूल सभ्यता से, भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा से, संघ की मूल विचारधारा से जो लोग आते थे, क्या वो लोग आज आपको कहीं फ्रंट में दिख रहा है? दूसरी बात, आज ये जो ये एक विषय अलग हो गया, लेकिन जब पॉलिसी मेकिंग की जहां बात आती है तो वो पॉलिसी मेकिंग को अब अधिकारी लोग मिलकर के बनाते हैं। अधिकारी लोगों की मंशा है कि देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, चूंकि वो लोग एंटी बीजेपी सोच के लोग हैं, प्रधानमंत्री की व्यवस्था को कैसे उसकी छवि को कैसे धूमिल कर दिया जाए, इस पे वो लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को केवल एक चीज पे काम करने की आवश्यकता है, वो काम यह है कि उन लोगों का चयन होना चाहिए जो गलत नीतियां बना रहे हैं, और उन नीतियों पे किसी प्रकार की एक्सरसाइज ना करके, हाँ हमारे चाहे वो दलित भाई हो, चाहे वो पिछड़े समाज से आने वाले लोग, चाहे वो श्रमण समाज के लोग, पहली चीज एक चीज समझ लीजिए, छात्र की कोई जाति नहीं होती, ये क्लियर समझ लीजिए। और उसमें बांटना भी नहीं, बांटना नहीं, आखिर क्यों बट रहा है? आप ये बात बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके छात्र जीवन में जो आपका साथी था, आप अब पता ही नहीं चला था कि वो पप्पू किस जाति का था, मुन्ना किस जाति का था, केवल ये साथी था, और उसकी माँ जो रोटी बना के देती थी, उस रोटी को भी आप खाने का काम किए। हमारी माँ जो कि अध्यापक रही, तो हमारी माँ तो अक्सर स्कूल भागने के चलते में भोजन बना ही नहीं पाती थी, क्योंकि उनको 7 बजे विद्यालय जाना होता था। हम लोग तो ज्यादातर दूसरे के टिफिन खा के बचपन में चले बड़े, और हमको तो आज तक पता ही नहीं था कि वो जो हमारे साथ का व्यक्ति, वो यादव है या पटेल है, वो या दलित समाज का है। और हमारी माता पिता ने, खास करके मेरी माँ ने, मेरे पिता ने जो मुझको राय दी, वो ये राय दी कि तुम उस देश में रहते हो, जैसे हम लोग ब्राह्मण कम्युनिटी से मैं आता हूं, तो मेरी माँ ने बहुत बड़ा मुझको एक बार बचपन में कभी किसी ने मुझको बताया कि आप ब्राह्मण समाज के, तो मैंने मम्मी से पूछा अपनी माँ से, माँ बताएं ये लोग कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम गलत काम उसके साथ क्यों थे? तो मेरी माँ ने मुझको एक शब्द कह के खत्म कर दिया था। मेरी माँ ने कहा था कि तुम उस देश के निवासी हो जिस देश में भगवान राम आए थे, और भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खा करके, तो जब भगवान ने जातियों में डाइवर्जन नहीं समझा, तो तुम अगर व्यवस्था पे उस पे डाइवर्जन फील भी करते हो दिमाग में, तो तुम ही भगवान पर उंगली उठा रहे हो, और जो व्यक्ति भगवान पे उंगली उठाएगा वो व्यक्ति समाज में रहने योग्य नहीं। उनकी एक बात जीवन पर हमारे दिमाग में थी, और हम लोगों ने कभी जाने ही नहीं कि कौन हमारे घरों में आज भी हर समाज के लोग का रहते हैं। खैर देखिए, जाति पर यदि हम बात करेंगे तो बहुत लंबी खिंच जाएगी, और ज्वलंत मुद्दा इन दिनों देश के अंदर यदि सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो जाति का ही है। चाहे जातीय जनगणना की बात करें, यूजीसी की बात करें, बहुत सारी चीजें हैं, आरक्षण की बात करें। अब हम बात करते हैं जो आप किसान नेता कैसे बने। छात्र राजनीति सीधे जो है वो राजनीति में ले जाती है। आप किसान नेता बन गए, किसानों के मुद्दे उठाते हैं। हमने देखा कि जो किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ था, उसमें आप भूखे प्यासे वहां बैठे हुए आंदोलन कर रहे थे, और उस वक्त यदि हम बात करें जो सरकार के फेवर में थे उनसे आप गालियां खा रहे थे, आपको लोग खालिस्तानी कह रहे थे। बिल्कुल सही बात है। हमने हमेशा भाटी साहब एक चीज पर काम किया, मेरा हमेशा से पूरे जीवन पे और आज भी, चूंकि जब से किसान आंदोलन चला तो मीडिया के भी साथी लगभग सभी जानते रहे मुझको
कि मैं वो व्यक्ति कभी नहीं रहा कि मैंने अपनी मुद्दों से, अपने वैचारिक व्यवस्था से, अपनी संवेदना से समझौता करके मैंने राजनीति नहीं की। मेरा हमेशा से रहा बहुत बहुत इतना बड़ा क्वेश्चन आज आपने पूछ लिया है, जिस क्वेश्चन को आज तक किसी भी, मैं सैकड़ों की संख्या में रहा, कई जगह मेरे साक्षात्कार भी हुए, लेकिन आज आपने जो प्रश्न पूछा कि ये पहला व्यक्ति मुझको मिला। सामान्यतः जो छात्र राजनीति में करने वाले लोग होते हैं वो राजनीतिक दलों में चले जाते हैं। आप क्यों दलों में आए? अब मैं आपको बताता हूं कि मैं भारतीय किसान यूनियन में क्यों आया। मैंने ये देखा, भारतीय किसान यूनियन देश का वो संगठन था जो मेरा छात्र संगठन था। छात्र संगठन मतलब ये वही था, हम लोग किसी दल के पीछे जाकर के पहले काम नहीं कर सकते थे। हमारा मुद्दा हमेशा से ये रहा कि हम लोगों को समाज में चौथी श्रेणी पे खड़े व्यक्ति के साथ काम करना है, और वो काम आप तभी कर सकते थे जब आपकी रीति नीति और आपकी जब भावनाएं किसी पे जाकर के काम करेगी, तब आप वहां पे काम कर सकते हैं। अगर मेरा मन ही नहीं है कि मैं आपसे बात कर पाऊं, कितनी देर मैं आपसे बात कर पाऊंगा? जब तक आप मुद्दे पे बात करोगे तब तक तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा। आप मुद्दे से भटक के बात करोगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। और मैं समझ रहा था कि अगर मेरे मन में ये पीड़ा है कि अगर मुझको हकीकत में अपने लोगों के भी, और जिस वादे को लेकर के मैं मध्य प्रदेश से निकला कि नहीं मैं यहां से निकल रहा हूं, तो जिस तरह मैं यहां पर अपने साथियों की मदद करता था वैसे भी जाके वहां पे करूंगा। यूथ के जिला अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय महासचिव तक जाने का काम मैंने किया। ये किसी भी राजनीतिक दल में मुझको इतना ढेर सारा काम करने का अवसर नहीं मिलता। अब वहां पर बात क्या आ जाती? वहां पे आ जाती बात जाति की, वहां पर बात आ जाती कि उनके चुनाव लड़ने की, और उनके मुद्दों की, और उनके मुद्दों पे काम करना होता। और जब मैं को उनके मुद्दों पे काम करना है तो आखिर मैं कैसे अपने आप को संतुष्ट कर पाता कि जब मैं उन्हीं के लिए जी रहा हूं और अपने मुद्दों पे अपने उन साथियों के लिए जो हकीकत में, अच्छा विरोध का अर्थ ये नहीं होता है कि हमने कांग्रेस का विरोध करना है, हमने बीजेपी का विरोध करना है, हमने किसी दल का विरोध करना है, नहीं, हमें केवल उनकी नीतियों का विरोध करना है जो भला है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हो कि आप संपूर्ण हो गए हो। आप कई जगह जब गलतियां करोगे तो किसान यूनियन आपको बताने का काम करेगी कि मालिक आप यहाँ गलत हो, और आप सही कर रहे हो तो आपका अप्रिसिएशन भी करेंगे कि यहाँ पर सब काम सही है। तो वही हुआ किसान आंदोलन में, और मैं कंटिन्यूटी में आपको बता दूं आज भी लगातार में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन 500,000 किसानों की डायरेक्ट मदद नहीं करता हूं। संगठन पे काम करने का चूंकि मुझको अनुभव है, संगठनात्मक व्यवस्था को मैं जानता हूं। आज भी भले लोगों को जो संगठन में निरीह साथियों की मदद करते हैं, उन लोगों को मैं महत्वपूर्ण पदों में बैठाने का काम करता हूं। अक्षांश जी, दिक्कत यही है कि लोग मदद करने में विश्वास रखते हैं। सरकार है वो मजदूरों की, किसानों की मदद करने की बात करती हैं, यूनियन जो है वो भी मदद ही करती है। आखिर किसान आत्मनिर्भर कब होगा और कैसे होगा, एक किसान नेता होने के नाते? देखिए भाटी साहब, आप समझ लीजिए कि कब होगा। जैसे मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म में इस बात को कहने की बात कहता हूं कि किसानों को पहले उनको किसान हनुमान जी की स्थिति में है आज की डेट। भगवान को जामवंत जी ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम जो चाहोगे वो कर सकोगे। समझो आप बात को। अब क्या हो रहा है कि किसान को बेचारे को ये पता ही नहीं है कि वो कितना शक्तिशाली है, कितना ताकतवर है, और जिस व्यक्ति ने जो राह दिखा दिया किसान उसी तरफ चला जाता है। हकीकत ये है कि किसान आज भी इस, जैसे देश इंप्रूव हुआ, 2G 3G 4G 5G चला, लेकिन किसान बेचारा इंप्रूव नहीं हो पाया। किसान अपनी किसानी तक ही सीमित रह गया। अब आज भी हमारा किसान शिक्षित नहीं है, आज भी हमारा किसान सरकार की योजनाओं के बारे में ज्ञान नहीं है। सरकार तो किसानों की समृद्धि के लिए बहुत ढेर सारी योजनाओं पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरकार ने नहीं, सरकार पे बहुत अच्छा काम है इस समय। अच्छा, क्या बेवजह का खर्चा भी किसान करता है? खासतौर से यदि हम खाद, यूरिया इसकी बात करें तो बिना ये जांचे हुए कि उसकी जमीन को रिक्वायरमेंट क्या है, आप ऐसे ही डाई और यूरिया डालते रहते हैं। तो इसके लिए सरकारों को क्या करना चाहिए और खुद किसान को क्या करना चाहिए? ये मुद्दा बिल्कुल यूजीसी के मुद्दे की तरह है, ये जो आपने भी बात की है। क्या जो लोग यूजीसी के बिंदु पर आंदोलनरत थे, तो बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई तुम यहाँ आंदोलन में क्यों आए हो?
इसका विरोध करने आए हो? तो मुझको तो नहीं पता, मुझे तो बोला गया था कि राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं। ये मुद्दा आपने जो बोला है, किसान को मूलभूत ये पता ही नहीं है, वो अज्ञानी है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। उसके लिए मैं हमेशा इस पे बोला हूं कि सरकार को अपने 3 काम कर ले। चूंकि सरकार को 3 काम कर लेगी तो सरकार किसानों के हृदय में वास करे। अगर किसानों के मन में मोदी जी नहीं होते तो इतनी देश की 85% कौम किसान है। लेकिन 2022 में उनकी किसान की जो आय है वो दोगुना करने की बात खुद मोदी जी ने कहा था, और पूरी पार्टी ढिंडोरा पीटती है कि मोदी जी की गारंटी है। तो कहाँ गारंटी पे खड़े? अभी वही बात मैं बताना, मेरी बात पूरी होती तो पूरी चीज आ जाती उसमें। विषय मेरा ये था कि जो बीच के बिचौलिया है, बिचौलिया कौन है? किसान और मोदी जी के बीच में अधिकारी। आप बिचौलियों की बात कर रहे हैं, बिचौलियों को हटाने के लिए ही तो कानून बनाने का दावा कर रही थी सरकार, जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं। बिचौलिया शब्द, आप जिस बिचौलिए की बात करें, मैं उस बिचौलिए की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस बिचौलिए की बात कर रहा हूं जो सरकार और किसानों के बीच में है, अधिकारी, जो हमारी बात को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मोदी जी के पास या देश के यशस्वी कृषि मंत्री जी के पास। 2 काम, अगर 3 काम हो जाए तो देश के किसानों की एक बड़ी समस्या खत्म होने का काम होगा। आप देखिए ना कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, 10 राउंड की वार्ता, 11 राउंड की वार्ता में क्यों नहीं सफलता पा रहे थे, लेकिन जिस बार बात की गई तो सफलता हुई। समझिए अभी आप पूरी बात कि जब अधिकारी, या आप मान लीजिए मेरी बात को, अधिकारी क्या होता है? वो तो नौकरी करने आया है, उसको केवल यहाँ का नॉलेज है, एक रूम में बैठ जाओ, रूम के बैठ के बाद उसको जमीन का कोई ज्ञान ही नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी कभी इस बात को नहीं उन्होंने सोचा या समझा। उनकी हकीकत, कोई भी होगा उस पद में, कोई भी बैठेगा, उसकी एक सोच होगी कि मैं अपने कार्यकाल में कितनी बेहतरी कर पाऊं। और जो आप कह रहे हो आय को दोगुना करने की बात, हर पॉलिटिकल व्यक्ति कोई भी हो, वो अच्छा काम करने वाला, बुरा काम करने वाला, उससे बुरा काम करने वाला, उस हर व्यक्ति की एक सोच होती कि मेरे कार्यकाल में मेरे जीवन की कौन कौन सी उपलब्धियां गिनी जाए। एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि किन प्रकार है, जैसे भी आप समझिए, इतने आंदोलन के इतनी वार्ता, आंदोलन के दौरान कितने राउंड वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता कभी सफल नहीं हो पाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति अगर विश्वास की कमी होती, एक बार मोदी जी ने वहां से लोगों ने टीवी चैनल में ही सुन लिया था कि थोड़ा सा भाई हम अपनी बात को समझाने में, चलिए प्रधानमंत्री जी हैं, उनके एक बोलने का एक शिष्टाचार है, उन्होंने हल्की सी बात की, हम बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, और आप लोग भाई अपने वापसी करते हैं। उधर कहा, और आप लोग देखने वाले थे, विद इन 30 मिनट आंदोलन समाप्त हो गया था। 30 मिनट लोग उखाड़ना चालू कर दिए थे। हम लोगों को उनके प्रति पूरी आस्था है, लेकिन हम हमेशा से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी प्री बजट सेशन जो कराते हो आप किसी भी फसलों के पहले, उसमें देश के हर संगठनों के लोगों को, कुछ किसानों को जो जमीन पे काम कर रहे हैं, आप केवल दिल्ली में बैठ करके मत सेशन चला लो। नहीं, अब सरकार के लिए भी तो ये दिक्कत है कि किसान संगठन ही इतने पैदा हो गए हैं, किसको रखें किसको ना रखें, जो रह गए फिर वो आंदोलन के लिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक सबसे बढ़िया रास्ता है, अपन 3 काम कर ले, तीनों कामों में हम लोग किसान भी इंप्रूव हो जाएगा, सरकार की नीतियां किसानों तक पहुंचने लगेगी, और सब चीजें मेंटेन हो जाएगी। पहला काम हम लोग कर लें, किसानों को जो मुंह से नहीं कह रहे हैं, डिजिटल कैंपेनिंग से जोड़ें। कैसे? डिजिटल कैंपेनिंग से ये नहीं कि केवल हमने डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट्स में डाल दिया। डिजिटल कैंपेनिंग का मतलब है, जैसे गन्ना के किसानों की समस्या है कि हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा, बिचौलिया हमारे पैसे को खाए जा रहे हैं, कई वर्षों के पेमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ गन्ना तौला जाए, जैसे डिजिटल कैंपेनिंग की मोदी जी बात करते हैं, तो उसमें डायरेक्ट उन लोगों को मिलने लगे पैसा। एक बात। दूसरी चीज, किसानों को स्किल्ड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास करके कई तो तकनीकी चीजों पे कोर्स चलते हैं, तो एक बार काम कर लिया जाए कि मोदी जी इस पर एक अलग से शाखा तैयार हो कि जो किसानों की व्यवस्था को लेकर के, किसानों को कैसे इंप्रूव करना है, ग्राम लेवल में जाके, न्याय पंचायत स्तर में जाकर के उनको स्किल्ड किया जाए। और तीसरी बात, यह जो सरकार ये क्लियर नहीं कर पा रही है आखिरी भी इस मुद्दे को, कि जो भी योजना है, आप भी समझिए, आज भी 4थी श्रेणी पे खड़ा हुआ व्यक्ति आपकी योजनाओं के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए
कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट में कमी हो रही। और सबसे महत्वपूर्ण विषय एमएसपी, इसके लिए इतनी ढेर सारी कमेटियां बन गई, इतने आंदोलन हो गए, इतनी चीजें हो गई। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा, हम अनैतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम नैतिक बात कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा जिन रेटों को, हम पहली देश की कौम है, पहली प्रोडक्शन संस्थान है कि माल हम पैदा कर रहे हैं, हम इतने सज्जन हैं, इतने सीधे हैं, हम आपकी बात इतनी मानते हैं कि भैया जो रेट आप तय कर दो फसल का, लेकिन फिक्स हो, वो फिक्स कर दो और वो फसल हमारी खरीदी जाए उस पैसे में। और अगर उसमें कोई गड़बड़ करने का अगर काम करता है तो आप उस पर कार्रवाई करो, उसको संवैधानिक दर्जा आप दे दो। इतनी सी हमारी छोटी सी बात, इससे बहुत ढेर सारा परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, क्या अक्षांश जी आपको लगता है कि किसानी इसलिए भी पिछड़ रही है क्योंकि इसे व्यवसाय के तौर पर नहीं देखा जाता? जब तक ये जो युवा है इसे बिजनेस के तौर पर नहीं करेंगे तब तक कैसे आगे बढ़ेगा? मेरी बात आप बहुत करीब से भाटी जी समझिए, क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा है, क्यों बिजनेस की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं? जब हमको उस चीज का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान कैसे आएगा? जब हम कक्षा 4 पास, एग्जाम्पल दिया, छोटी बात है भाई, किसान, हर किसान फुल एजुकेटेड नहीं है, तो उसके लिए हमको एक काम करना होगा कि जिस लेवल का जो व्यक्ति होगा उसको खेती की किस्मों के बारे में, खाद के बारे में, बीज के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, लाभ की खेती के बारे में, किस्मों के बारे में, सीड्स की किस्मों के बारे में, खाद की किस्मों के बारे में, अनुपात के मामले में, नकदी फसल के मामले में, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीजें आएंगी उन सब के बारे में स्किल डेवलपमेंट कोर्स चला करके जब हम उन लोगों को 1 साल, 1.5 साल, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन जब हम पूरा उनको प्रोसीड कर देंगे ना, देश की तस्वीर ही पूरी बदल जाएगी। अच्छा, एक चीज और है अक्षांश जी, आप इसको ऐसे समझिए कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये जिद पकड़ के बैठ जाए कि हमें दोनों ही बच्चे डॉक्टर बनाने हैं या दोनों ही इंजीनियर बनाने हैं, लेकिन खेती के मामले में हम वैसा ही करते हैं। हमारे पास जितनी जमीन है, चाहे उसकी दूरी कितनी ही है, अगर हम यहां ये फसल उगा रहे हैं तो वहां भी वही फसल उगा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो हमारी मिट्टी है उसका क्या मूड है, वो कैसी है। उस हर बात का उत्तर घूम के मेरी एक बात में जाएगा, जो आप भी प्रश्न करोगे, इस हर बात का उत्तर एक ही है कि मुझे ज्ञान ही नहीं है कि इस मिट्टी पे ये उगेगा। हम 10 लोगों ने ग्रुप बना लिया, हमको क्यों नहीं इंप्रूव कर रहे हो भाई? 2G लाए ना, 3G लाए ना, 4G लाए ना, 5G लाए ना, और किसान की किसानी अभी कहां पे है? 2G पे, और अब आने वाला है 6G। तो जब उसकी स्पीड बढ़ गई, अब हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास अब लाभ का धंधा कैसे बनेगा, ये हम बताएंगे ना कैसे बनेगा। हमारी बात सुनो, हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। रही बात 2 गुनी आय की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं हम आय को 20 गुनी कर देंगे। कैसे करेंगे? जब हमारे पास नए नए थीम्स होंगे, नई नई सोच होगी, नए विचार होंगे, हम आखिर कैसे नहीं डेवलप होंगे? आप बता दो। और आपकी सोच क्या है? आप उसी में घूम रहे हो, उसी पे वो कर रहे हो। और जिस दिन, अच्छा, मोदी जी की सोच ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि डेवलप हो, लेकिन मोदी जी तक हम लोगों की बात पहुंचाने वाले जो मध्यस्थ हैं, वो लोग हमेशा जो दूसरों को मीडिएटर, दलाल, जो दूसरों की भाषा करते हैं, जितने भी मशीनरी में बैठे हुए ये जो IAS लॉबी के लोग हैं, ये लोग एज ए लाइजनर की भूमिका अदा करते हैं। और जो नाम भर किसान कल्याण विभाग रख देने से नहीं होगा, उसके किसानों के कल्याण के लिए हर 3 महीने में, चूंकि ये बहुत इसेंशियल मुद्दा है देश का, ये केवल नमामि गंगे प्रोजेक्ट ही देश का इसेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है। किसान कल्याण, इस जो ये डिपार्टमेंट है, इसके लिए जैसे नई नई रीति पे काम, एक जैसे हमारे इस समय देश के यशस्वी कृषि मंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक लंबा समय उन्होंने गुजारा। आप समझ लीजिए कि उनको उस किसी भी व्यक्ति से मिलना भी पसंद नहीं है जो किसानों पे ये बात करेगा कि आप किसानों को कैसे डेवलप करें। वो ये बात करना पसंद करते हैं कि निजी बात बताए। नहीं, हम देखते हैं कई वीडियो उनकी आती हैं कृषि मंत्री के तौर पर कि जो फसलें हैं वो मॉडल तरीके से किस तरह से उगाई जाए। ऊपर टमाटर है, नीचे आलू उगाने की अभी वीडियो उनकी आई थी। तो वो किसानों तक क्यों नहीं पहुंचती है चीज? क्योंकि वो पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, हम तो यही कहेंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम तो यही कहेंगे।
ऐसा देश के अंदर कोई अपराधी पैदा हुआ है क्या कि पुलिस चाहे उसको पकड़ के न ले आए? उसी तरीके से ऐसी कोई भी एक व्यवस्था नहीं। एसआईआर होना था देश के अंदर, हर एक व्यक्ति की एसआईआर हो गई। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन था हर गरीब व्यक्ति को मकान देने का। आदरणीय लोग कहते थे नहीं दे पाएंगे, हमने कह रहे थे बजट नहीं है। मैंने कहा था, न्यूज चैनलों में बैठ के कहा था, सामाजिक पटलों में बैठ करके कहा था कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि गांव को कस्बा, कस्बे को शहर और शहर को महानगर बनाने की योजना पे वो कार्य कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी शौचालय देने का काम किया। ये शौचालय नहीं था, ये उस व्यक्ति का विजन था, ये उस व्यक्ति की विचारधारा थी कि हमको देश को कैसे डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है। रही बात आप जो कह रहे हो, यही फिर मैं कहूंगा, फिर वही बात कहोगे। शिवराज सिंह चौहान जी की फेसबुक की आईडी को कितने लोग जानते हैं? भाटी साहब तो जानते हैं, लेकिन चित्रकूट के ग्राम रजौला में बैठा हुआ व्यक्ति शिवराज सिंह कौन सा पेड़ टमाटर पैदा कर ले गया और आलू कौन से पेड़ ले आए हैं शिवराज सिंह जी चौहान, इसको नहीं जान पाएगा। उसको लिए हमको उस सरकार की व्यवस्था को परिवर्तित करने हुए, रजौला के किसान को इंप्रूव करते हुए, हमको उस टमाटर की पद्धति को उस तक पहुंचाए कैसे, इसमें हमें काम करना पड़ेगा, जो कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो रहा जमीन पे। अच्छा, एक और चीज है अक्षांश जी, यदि हम किसान की बात करें तो उसका महिमा मंडन इतना कर दिया गया है, उसे अन्नदाता कह दिया गया है, दाता। तो जब खुद ही उसको लगता है कि तू तो देने वाला है, तू किससे मांगेगा, तो कहीं इस चीज से आत्मविभोर होकर वो खुद को अन्नदाता समझकर बैठ जाता है। और कई बार खुद के घर में दाने नहीं होते हैं, खुद उसके बच्चे भूखे सोते हैं, लेकिन वो आत्मविभोर है कि वो अन्नदाता है। क्या ये भी एक बड़ा नुकसान है किसान का? किसान हकीकत में केवल सरकारी व्यवस्थाओं की अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। अब आप समझिए, अभी आप कह रहे हैं मैं हकीकत में इस बात से वो करता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि देखिए मुख्यमंत्री जी सभी कलेक्टरों को मध्य प्रदेश में इसका विशेष निर्देश दे दिया है कि गेहूं की तुलाई में किसी प्रकार समझौता नहीं हो। अच्छा, मैं बीच में आपकी बात रोक रहा हूं। अभी मोहन यादव जी ने एक किसानों के लिए हेल्पलाइन का उद्घाटन किया, और जिस दिन उद्घाटन होना था वो हेल्पलाइन खुद मुख्यमंत्री की ही जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर पाई। मैं वही बात आपको कहने वाला था, जो आपने मुझको बात को कोड कर दिया। तो जो ऊपर बैठे लोग हैं उनकी सोच किसान हितैषी है, नो डाउट। ये बीच का जो स्ट्रक्चर है वो किसान को इतना फालतू समझता है कि वो सोचना ही नहीं चाहता किसान के विषय। मतलब एक वर्ड होता है ना कि अपना 100% देना, वो देना ही नहीं चाह रहा है। और जब तक ये किस देश में किसान को, चाहे वो सरकारें हों चाहे वो नेता हों, अगर अपना 100% नहीं देंगे, अगर उसके डेवलपमेंट की नीति पेपरों तक, ऑफिसों तक अगर ना रहेगी और उसको जमीन में उतार देने का काम अगर करेंगे, आदरणीय मोहन यादव जी को मैं देख रहा हूं, जब से अभी नए प्रदेश के मुखिया बनकर के मध्य प्रदेश में आए हैं, बहुत ढेर सारी चीजों को परिवर्तन किया। अभी मैं देखा पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे के साथ साथ जमीन का भी पूरा ज्ञान। वो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है कि उस व्यक्ति को पूरा ज्ञान न हो, और जमीन पे जाके काम करने की भी कोशिश है, दृढ़ इच्छा शक्ति भी है, कई नई नई चीजों पे उन्होंने काम भी किया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है, अब उनपे एक काम नहीं हो रहा है, उस पर वो पोलाइट है। जो तुलाई के दौरान जो गड़बड़ियां आपकी सूचना आ रही है, उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उन कार्रवाइयों पर जो रोक लगी हुई है, जो चीजें बढ़ती चली जा रही, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में, किसानों के बीच में असंतोष का विषय है। अच्छा अक्षांश जी, जब से हमारी वार्ता शुरू हुई है, और मैंने शुरू में भी कहा था कि आप राजनीति के शैशव काल यानी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, और ऐसे छात्र नेता सीधे किसी ना किसी पार्टी में जाते हैं और अपना राजनीतिक करियर शुरू करते हैं। लेकिन आप किसान राजनीति में गए, किसान पार्टी आपने ज्वाइन की। लेकिन इन सब बातों के बीच में मैं बार बार देख रहा हूं कि जिस किसान दल में आप हैं, भारतीय किसान यूनियन, उसकी विचारधारा और पीएम मोदी की विचारधारा, दोनों में बहुत विरोधाभास राइट है ना।
और बार बार आप यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से बोलते हैं, मुझे लगता है कि आपका झुकाव बीजेपी की तरफ है, मोदी जी की तरफ है। ये कैसे संभव है कि आप भारतीय किसान यूनियन में भी रहे और फिर बीजेपी में भी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, एक बात बहुत करीब से समझ लीजिए। अक्षांश पंडित की जो राजनीति है, निजी तौर पर मेरा अपना एक मानना है और मेरा एक कहना है, और जीवन भर इस चीज पे आप मुझे इंप्लीमेंट करते हुए देखे थे, देखेंगे और पाएंगे। मेरी हमेशा से लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती है, और मेरा अपना मानना है कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। नीतिगत लड़ाई हमें लड़नी है, और इस देश का जो प्रधानमंत्री जी का पद होता है, मुख्यमंत्री जी का पद होता है, वो यशस्वी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमने ही वोट दे करके उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, हमने ही वोट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। नहीं, इस तरह की लैंग्वेज ज्यादा नहीं, बीजेपी वाले बोलते हैं। वो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं नीतिगत आधार पर लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूं। मोदी जी जिस दिन एमएसपी के मुद्दे पर, कृषि कानूनों के मुद्दों पर जब गड़बड़ कर रहे थे, चीजें खिलाफ नहीं थे, पुरजोर विरोध करने का हमने काम किया है। थोड़ा मोड़ा विरोध नहीं किया, 9 महीने रोड में लेट करके करने का काम किया है, लेकिन भाषा की और शब्दों की मर्यादा मैंने कभी नहीं क्रॉस की। लेकिन लोग तो आपको खालिस्तानी कह रहे थे जब आप मोदी का विरोध कर रहे थे। मैंने क्या बोला? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना। मैं क्या बोला कि मैं किसी को गलतियां या किसी भी विचारधारा को मैं लोगों के लिए नहीं परिवर्तित कर सकता हूं, लोगों की सोच को मैं नहीं चेंज कर सकता, लेकिन गलत चीजों को मैं अपने ऊपर धारण नहीं कर सकता। नहीं, आपके हिसाब से जैसे कि आप बात कर रहे हैं, उसी तरीके से मुझको भारतीय जनता पार्टी में चला जाता, उस समय मैं कांग्रेस में चला जाता, सपा में चला जाता, बसपा में चला जाता, कहीं चला जाता, खुद था। पूरा आंदोलन अराजक भी होने हाँ, लगा हाँ, था। लाल किले तक लोग पहुंच गए थे उग्र होकर। उस पर भी मैंने, जब ये मामला हुआ था कि जब लाल किले की व्यवस्था पर बात आई थी, तो मैंने तत्काल प्रभाव से ये बात कहा। हम लोगों की जब इंटरनली बैठक चल रही थी, तो मैंने कहा देखिए, सब कुछ होना चाहिए, विरोध अनिवार्य रूप से जरूरी है, लेकिन नीतियों से विरोध करके हम नहीं करेंगे। और इसीलिए एक लंबे अरसे के बाद हमने स्पष्ट कर दिया था कि अगर ये मुद्दा जाति पे जाएगा, बीच में टिकैत जी ने इस बयान को दिया था कि सभी लोग भंडारे चला रहे हैं और ब्राह्मण मंदिरों से भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं जा रही, तो टिकैत जी से कहने वाला प्रथम व्यक्ति मैं था कि भाई एक अपने ही संगठन के, हाँ, हम कोई ऐसा माइकल पैदा हुआ क्या कि उस पर विरोध कर जाएगा। तो मैंने कहा था कि देखिए महाराज, एक बात समझ लीजिए, अगर यहाँ पर ब्राह्मण महासभा चल रही, जाट महासभा चल रही, यादव महासभा चल रही, क्षत्रिय महासभा चल रही, तो अपन वो बात करेंगे। और फिर उन्होंने 1 घंटे बाद बयान देने का काम किया था कि इतना सभी ब्राह्मण का बालक आता है, उसको हम बाबा कहते हैं और उसका हम पैर छूते हैं, हम उसको सम्मान देते हैं। अच्छा, एक चीज और है, देखिए, छात्र राजनीति की बात हो गई, किसान राजनीति से आप जुड़े हुए हैं अभी भी, अब फ्यूचर निश्चित तौर पर आपको भी जो भारतीय राजनीति है उसमें दिखाई देता होगा, तो किस संगठन की तरफ आप अपना झुकाव मानते हैं, और क्या भारत की राजनीति को एक अति युवा नेता अक्षांश पंडित के रूप में कोई जनप्रतिनिधि मिलने वाला है या मिलेगा? देखिए, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, जब हम लोग जनतावादी व्यक्ति हैं, छात्रवादी व्यक्ति ही हैं, किसानवादी व्यक्ति ही हैं, युवावादी व्यक्ति ही हैं, और हमको अब तो मुझे नहीं लगता कि अब हम राजनीति से वापसी कर पाएंगे, उस स्थिति पर नहीं। जब 16 साल की उम्र से लगातार राजनीति करते चले जाए, लोगों के बीच अपना योगदान देते चले जाए, समाज में बैठ के समाज के लोगों की ऊर्जा लेके काम करते चले जाए, तो कहीं ना कहीं अब तो नहीं लगता कि हम वापसी की स्थिति में। और हमको कहीं ना कहीं जो देशव्यापी सोच के लोग हैं, अच्छा, चूंकि हमने आपसे हमेशा क्लियर कर दिया, ये बात क्लियर है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, और आप नहीं, समाज को हर व्यक्ति नोट कर ले, हर राजनीतिक दल इस बात को नोट कर ले कि मैं किसान, युवा, छात्र, और इनको मुंह से वाला नहीं कि हम लोग मुंह से कह दें कि एक कागज में छपवा देते हैं ईमानदार, निष्ठावान, युवा, कर्मठ, फलाना, नहीं, हम उस व्यक्ति से बात करना स्पष्ट समझ लेंगे कि हम उस व्यक्ति को, उस दल को ज्वाइन करेंगे या उस दल के बीच जाएंगे या उस दल के साथ मिलकर काम करेंगे जो व्यक्ति इन सभी लोगों के बीच पे कार्य करता है। देखिए, बात ज्यादा
लंबी जा रही है, छात्र राजनीति से शुरू हुए अब भारतीय राजनीति तक हम आ गए हैं। मेरा सवाल वही है कि क्या अक्षांश पंडित के रूप में मध्य प्रदेश की जनता को जनप्रतिनिधि के रूप में एक नेता मिलने वाला है, उनके क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला एक युवा नेता मिलने वाला? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पर जो है क्षेत्र के लोगों का मेरे ऊपर लगातार प्रेशर है, एक बहुत ज्यादा दबाव है कि हम ये चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा, चूंकि आप लगातार हमारे समाज के बीच में काम कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का देश है, इस पे कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलकर के काम करना है। तो सभी लोगों की एक राय बन रही है कि आप भी कहीं ना कहीं समाज में, क्षेत्र में वापसी करें और आप भी सक्रिय राजनीति पर आए। किस क्षेत्र से आप राजनीति? तो चूंकि मैं बेसिकली खजुराहो लोकसभा का मूल निवासी हूँ, तो वहाँ हम लोगों का काफी ढेर सारा काम रहा। तो हमारे समाज के लोगों का कहना है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ खजुराहो लोकसभा से आप आए, चूंकि वहां लगातार बाहर के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और समाज वहां बहुत पीछे जाता है। मेरा अंतिम सवाल यह है कि पार्टी कौन सी होगी जिससे आप खजुराहो से चुनाव लड़ेंगे? इसका तय कर पाना आज की डेट में तो थोड़ा कठिन है, चूंकि ये विषय मेरा निजी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मैं व्यक्तिवादी और समाजवादी और नीतिवादी व्यक्ति हूं, तो मुझको इसके लिए चर्चा में है। हम भारतीय किसान यूनियन से भी लड़ सकते हैं चुनाव? चूंकि यह राजनीतिक दल है तो मेरी मजबूरी है कि मैं भारतीय किसान यूनियन से सिंबल देके, चूंकि हमारा अराजनैतिक संगठन, हम कभी भी चुनाव लड़ नहीं सकते। तो अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो किसी न किसी दल का चयन करना होगा, और जल्दी ही आपके सामने दल भी मैं क्लियर करूंगा अपने लोगों को बीच में बैठने के बाद। बिल्कुल, अक्षांश जी को उनके सुनहरे भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भी ये चाहते हैं कि 2029 में जब आम चुनाव हो तो वो दिल्ली आए, सांसद के तौर पर चुनकर आए और अपने क्षेत्र का ना सिर्फ प्रतिनिधित्व करें बल्कि जनता की समस्याओं को दूर करें, जैसा कि उनकी बातों से हमें लगातार लग भी रहा है। वो जनता से जुड़े रहे हैं, निश्चित तौर पर जनता की समस्याओं का समाधान उनके द्वारा होगा। एक बार फिर उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि वो जल्द ही सांसद बन के पार्लियामेंट आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार।